गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। हेलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। हम लोग फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री जीएस पार्ट फर्स्ट शुरू किए थे। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आप लोगों को बता दिया था कि पूरा पाषाण काल वाला टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। आप लोग को कोई डाउट हो तो उस पर पूछ सकते हैं, और हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कहा था। उसका एक टॉपिक बचा हुआ है क्वेश्चन सॉल्विंग। उसको मैं सारे टॉपिक को पढ़ा करके बारी बारी से उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों का टॉपिक है मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद से मध्य पूरा पाषाण काल शुरू होता है। आपको पहले से ही नॉलेज है कि पूरा पाषाण काल क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या था, उसकी विशेषता क्या थी, उसकी कल्चर क्या थी, उसकी संस्कृति क्या थी, उसकी रहन सहन क्या थी, उसमें पाषाण उपकरण कैसे थे, वगैरह वगैरह। तो सेम वही कंपैरिजन, सेम वही पद्धति से हम लोग वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट उससे डिफरेंट तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काल भी चेंज है और टॉपिक भी चेंज है, बट चीज़ें वही रहेंगी। जैसे मध्य पूर्व पाषाण काल का टाइम क्या है। आपने पूर्व पाषाण काल को कब पढ़ा था? 40 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व तक, ठीक है। और ये तो था पूरा पाषाण काल का। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण काल का टाइम, तो 40 लाख से 10,000 आप बताते हैं। लेकिन जब पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो पूरा पाषाण काल 40 लाख से 9 लाख, और फिर आया मध्य पूरा पाषाण काल। ये मध्य पूरा पाषाण काल क्या है? 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक किसकी टाइम अवधि है, इसका पीरियड है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, उसकी विशेषता अलग तरीके से, उसको आप रिवाइज कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। अब विशेषता क्या है? जैसे तापमान में भारी कमी। तो जब फ्रेंड्स मध्य पूर्व पाषाण काल आया, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर जो है एकाएक डाउन हो गया, ऐसी बात नहीं है। टेम्परेचर हम पहले बताए थे कि जलवायु जो होता है वो धीरे धीरे कार्य करता है। जलवायु और संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा क्या कहते हैं डाटा है जो बहुत ही धीरे धीरे चलती है। उसको कवर करने में लाखों साल बीत जाते हैं। तो अगर मध्य पूर्व पाषाण काल आया, जो कि आज से 9 लाख साल पहले शुरू हुआ था और 40,000 ईसा पूर्व के पहले तक था, उसमें क्या था? धीरे धीरे जलवायु चेंज होते होते तापमान में भारी गिरावट आई। ये तापमान में भारी गिरावट आने का कारण आप लोग ज्योग्राफी में पढ़िएगा। यहाँ पर जो तापमान में भारी कमी थी, उसके प्रभाव भी मानवीय जीवन पर और मानवीय जीवन के अनेक तथ्यों पर देखने को मिलते हैं। उसका रीजंस क्या है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जलवायु और मनुष्य में बहुत ही गहरा संबंध होता है। जहाँ की जलवायु जैसी होती है, मनुष्य वैसे ही वहाँ पर जीवन व्यतीत करता है। जैसे जहाँ पर ग्रीष्म जलवायु है, वहाँ पर गर्म क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में रहने वाले लोग हैं, वहाँ का खान पान, कल्चर, संस्कृति, रहन सहन सब कुछ अलग है। जहाँ पर शीत ऋतु है, वहाँ पर कल्चर, संस्कृति सब कुछ अलग है। अब यहाँ पर है कि तापमान में भारी कमी है, तो उसका इफेक्ट मानवीय जीवन पर पड़ा है। जैसे पाषाण प्रौद्योगिकी पर, वहाँ पर आपने पढ़ा था पूर्व पाषाण काल में कि पाषाण प्रौद्योगिकी क्या है। पाषाण प्रौद्योगिकी में वहाँ पर दूसरे तरीके के पत्थर यूज होते थे। वहाँ पर जो पत्थरों का यूज़ था 2 तरीके का था। एक जंगली जानवरों का शिकार करना, दूसरे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना। इसी के एवज में पत्थरों से हथियार बनाए जाते थे और हड्डियों से भी हथियार बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तापमान में कमी है, उसका प्रभाव सीधे सीधे इन 2 तकनीकियों पर पड़ा। एक पाषाण प्रौद्योगिकी पर, एक हथियार की किस्म पर। पाषाण प्रौद्योगिकी पर क्या पड़ा? जो पाषाण के पत्थर वहाँ पर जिस तरीके से प्रयोग होते थे, वहाँ पर क्या होता था? चापर चापिंग टेबल संस्कृति आपने पढ़ा है, हैंड एक्स संस्कृति पढ़ा है। ये 2 आप इम्पॉर्टेंट तथ्य याद कर लीजिएगा, पूर्व पाषाण काल के हैं। और जो यहाँ पर हैं पाषाण प्रौद्योगिकी, यहाँ पर जो है पाषाण उपकरण, वो जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, इन सब पत्थरों के हैं। वहाँ पर पत्थर क्या था? बलुआ पत्थर था, अलग अलग तरीके के पत्थर थे। यहाँ पर जो उपकरण है वो खुरचनी, स्क्रैपर। खुरचनी की क्या विशेषता होती है? इसमें एक ब्लेड होता है, इस तरीके का एक ब्लेड लगा होता है, किनारा उसका धारदार होता है। उसका जो प्रयोग होते हैं पेड़ की खाल और जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए किया जाता है। पेड़ की खाल छीलते हैं और उससे जानवरों का चमड़ा उतारते हैं। अब पेड़ की खाल और जानवरों का चमड़ा, इसका यूज क्या है, ये आप बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ चुके हैं पूर्व पाषाण काल में। उसको आप देख लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज
बार बार हमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सैकड़ों बार उसको बता चुका हूँ। अब बेधनी पॉइंट, बेधनी क्या होता है, जैसे ये एक डंडा होता है, अब हम इसके इस सिरे को छील दें और एकदम नुकीला बना दें और उसको नुकीले टाइप को बना देते हैं। आगे का भाग उसका नुकीला हो जाता है और पतला बन जाता है। तो उससे क्या होता है, गड्ढे खोदने में, लकड़ी के ऊपर छेद करने में, आज भी आप बढ़ई के यहाँ जाएंगे तो वो बेधनी आपको दिखाई देगी। तो उस तरीके की बेधनी थी, पॉइंट थी। तछड़ी ब्यूरिन, इसको जो है ब्लेड के समान ही होता था। इसमें क्या था कि दो तल आपस में मिला देते थे इस तरीके से, और दो तलों के मिलाने से इसका किनारा बन जाता था। लेकिन इसका यूज क्या होता था, मुलायम पत्थरों, हड्डियों, क्रोडों या दीवारों पर नक्काशी बनाने के लिए इसका उपयोग होता था। जो मुलायम पत्थर होते थे, क्रोड होते थे, उन पर ये दीवार होते थे, उन पर ये नक्काशी करते थे। हमने आपको सोर्सेस में बताया था कि जो ये पुरातत्व है, जो पूरा पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक के जो सोर्स हैं जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, वो दो तरीके से हैं। एक उत्खनन के द्वारा और एक साहित्यिक विवरण, ये इतिहास के स्रोत होते हैं। तो साहित्यिक विवरण में जो मिला है अभी तक इनका पढ़ा नहीं जा सकता है, अभी तक इनका अध्ययन नहीं किया जा सका है। और जो उत्खनन के दौरान मिले हुए हैं, जो खुदाई के दौरान मिले हुए हैं, उनको जो है नक्काशी जो चित्र पर मिली थी, गुफा पे मिली थी, आपने भीमबेटका की गुफा देखा था, 600 शैलाश्रय देखा था, वहाँ पर जो चित्रकारी मिली हुई है वो इसी ब्यूरिन से की जाती थी। तो चित्रकारी क्यों की जाती थी, ये भी आप पूर्व पाषाण काल में पढ़ चुके हैं। चित्रकारी करने के कारण क्या है, इसका बखूबी एनालिसिस मैंने किया था। चित्रकारी क्यों किया जाता है, चित्रकारी करने के दो ही कारण थे। एक था कि आपस में सदस्य समूह देख करके पहचान जाए कि किस जानवर से हमको भय लगता है, और दूसरा शिकार करना आसान होता था। तो वो ऐसे ही चित्रों का निर्माण करते थे जिनसे उनको कोई लाभ होता था, कोई प्रॉफिट होता था। आज की तरह चित्र बनाना उनका मनोरंजन का खेल नहीं था। अब ये तो हो गया उपकरण और उपकरण के प्रकार, उसमें लगे हुए पत्थर। अब हम दूसरा आते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल में संस्कृति पर, मानवीय जीवन पर। उसका मानवीय जीवन कैसा था, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूर्व पाषाण काल में मानवीय जीवन एक घुमंतु जीवन था। जो हमारे पूर्वज थे वे केवल और केवल घूमना, खाना, गैदरिंग, आखेटक यही करते थे। लेकिन होता क्या है कि जब लाख दर लाख साल पीढ़ियाँ बीतती चली जाती हैं तो संस्कृति चेंज होती चली जाती है। और जब संस्कृति चेंज होती है तो वहाँ पर क्या होता है, चीज़ों को आत्मसात वहाँ पर रहने वाले दूसरे तरीके से आ जाते हैं। वहाँ पर जो चीज़ें आत्मसात होती हैं, उनके क्रियाकलाप जो होते हैं वो पहली पीढ़ी से अलग होता है। तो इस तरीके से जब 9 लाख साल पहले आई ये टाइम पीरियड मध्य पूर्व पाषाण का, तो उसका जो मानवीय जीवन था उसमें कुछ बदलाव आए। वो बदलाव आपको ये हैं देखने को मिल रहे हैं। जैसे बदलाव क्या था, मृतकों का आदर करना। धीरे धीरे आप समूह का सिद्धांत कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, ये आप पूर्व पाषाण काल में देख चुके हैं। तो जब समूह आए, तो जब वो मृत हो जाते थे तो उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई, एक ऐसा भावना जन्म लिया कि क्यों ना हम जो ये हमारे समूह के सदस्य अब मेरे बीच नहीं हैं, वो मृत हो चुके हैं, उनको हम अच्छे तरीके से कहीं स्थापित कर दें। स्थापित करने का मतलब कहीं रख दें ज़मीन के अंदर, या कहीं उनको इस तरीके से जो वो चीज़ें वस्तुएं अपने साथ यूज करते थे उसको भी उनके साथ रख देते थे। तो वो मृतकों का आदर इस तरीके से करते थे। शवों को पूजा की सामग्री सहित, हमने बताया ना मृतकों के आदर में ये भी इंक्लूड है। तो जो शवों को वो जो है, जो भी वस्तुएं कोई व्यक्ति यूज करता था उसी के साथ जो है दफना देते थे। आज भी आप देखेंगे घरों में जिनकी डेथ हो जाती है उसके साथ ही उस वस्तुओं को या तो जला दे, अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग अपना अपना करते हैं, लेकिन मृत व्यक्तियों की वस्तुओं को यूज नहीं करते हैं। तो जब ये आज आधुनिक में हो रहा है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 9 लाख साल पहले हुई थी। ये आज कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो तीसरा, इनमें कर्म पुनर्जन्म का भावना उदय हुआ। भावना का मतलब जिस तरीके से आज आधुनिक युग में कर्म पुनर्जन्म लोग मानने लगे हैं, इस तरीके से नहीं, धीरे धीरे शुरुआत हुई कि आदमी कर्म करता है, ये मृत हुआ है तो किसी न किसी योनि में जन्म जरूर लेगा, फिर अगला जन्म होगा। तो इस हिसाब से उसमें आदर की भावना आ जाती थी। तो कहीं न कहीं इनमें कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत पनपने लगा था,
ठीक है, उगने लगा था। जैसे एक बीज होता है वो अंकुरित है, तो ये अंकुरित का टाइम था कि कहीं न कहीं वो अंकुरित करने लगा था। जैसे इस काल का जो मानव था वो निएंडरस्थल के नाम से जाना जाता है। निएंडरस्थल क्या है? जर्मनी में एक निएंडर घाटी है, वहाँ पर स्थल है। वहाँ पर जो मध्य पूर्व पाषाण काल के मानव हैं उनकी विशालकाय समुदाय या खोपड़ी मिली हुई थे जर्मनी में, तो वहाँ से ये यहाँ पे आए। तो ये जो प्रतिनिधि है उसको पुरातत्वविदों ने मान लिया कि निएंडरस्थल मानव जो है वो मध्य पूर्व पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव किस नाम से जाना जाता था? निएंडरस्थल। अब निएंडरस्थल के बाद से आज से मतलब जो आधुनिक युग का होमो सैपियंस है, यानी जो हम लोग हैं, यानी जो हमारी पीढ़ी है, वो आधुनिक मानव होमो सैपियंस कहलाती है। उसका प्रादुर्भाव कब हुआ? ये भी प्रीलिम्स का फैक्ट है। आज से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। निएंडरस्थल जब बीत गया 9 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, तो 40,000 वर्ष पूर्व होमो सैपियंस का उदय हुआ। ऐसा नहीं था कि एकाएक हुआ, एकाएक कोई चीज़ नहीं होती है। धीरे 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 विकास दर विकास, संस्कृति दर संस्कृति चलती जाती है, उनमें बदलाव खुद ब खुद आता जाता है। तो इस हिसाब से होमो सैपियंस का उदय हुआ। लेकिन होमो सैपियंस की एकाएक जो जैसे होता है कोई वस्तु, तो उसकी कोई चरम सीमा होती है, ठीक है। पहले वो उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष के बाद वो वृद्धि, जैसे पौधा होता है वो पहले अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद पौधे के रूप में जन्म लेगा, वृक्ष के रूप में जन्म लेने के बाद क्या होगा? धीरे 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 उसमें तना शाखाएँ निकलती हैं, फिर वो बढ़ेगा, फिर फल देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और कुछ साल चलेगा, फिर वो अपनी चरम सीमा पर रहता है, फिर उसका ढलान आता है। ठीक इसी प्रकार होमो सैपियंस की उप प्रजाति होती है। उप प्रजाति का मतलब जैसे कि आधुनिक जो मानव है उसकी क्षमता क्या है? 1400 सीसी है बुद्धि की, लेकिन जो इसकी उप प्रजातियाँ थी, किसी की 1000, किसी की 1200, ऐसे किसी की 1300, किसी की 1350, किसी की 1400, ऐसे 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 करने के बाद होमो सैपियंस का जो है चरम सीमा 1400 या 1450 सीसी आंक ली गई। तो इनकी जो उप प्रजातियाँ थी वो क्रोमोगनन थी, ग्रिमाल्डी थी, चांसलेड थी, इत्यादि थी। तो इस हिसाब से मध्य पूर्व पाषाण काल के मानव की संस्कृति, उसके उपकरण की किस्म इत्यादि थे। अब आप इसको देखेंगे कि भारत में मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल कहाँ हैं। यही एक टॉपिक इसमें शेष है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद क्या, वो दूसरा टॉपिक उत्तर पूर्व पाषाण काल। जब ये आपका तीनों खत्म हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हम लोग करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे मध्य पाषाण काल। ओके फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व करेगा और जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स।